हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे, जिसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। लास्ट पार्ट में एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे थे, तो इस वीडियो में उन टॉपिक्स को प्लस वो क्वेश्चन जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में दिए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को, चैप्टर नंबर 3 के, क्लास 12 फिजिक्स के। तो आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचे हैं इस वीडियो में जिसको डिस्कस करेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन और इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट। ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। देखिए, इससे पहले हमने इस चैप्टर में रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी का पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सोल्व करना है उसको पढ़ा, हमने सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा सीरीज पैरेलल के अंदर। इवन हमने किरचॉफ के रूल सीखे जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच का करंट या फिर वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। सो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये है क्या। आप नाम से देखो, एक वर्ड मिल रहा है ब्रिज, एक वर्ड है व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन एक्चुअल में एक फिजिस्ट का नाम है, एक पर्सन जिसने इस कंडीशन को बताया। ब्रिज यहाँ क्यों बोला कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जो ब्रिज के जैसा है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोला। ये जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी स्पेशल अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, प्लस इस अरेंजमेंट की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस टॉपिक का, यानी इस टॉपिक को पढ़कर हम इस पे बेस्ड मीटर ब्रिज नाम से एक डिवाइस है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखें आप यहाँ देखो तो आपको 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिख रहा होगा, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर है, उसका भी अपना रेजिस्टेंस है, लेटर से वो R5 है। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इस अरेंजमेंट की खास बात अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पॉइंट ए बी है और इस पॉइंट का नाम मैंने सी और इसका नाम मैंने डी बना लिया। तो इस अरेंजमेंट की खास बात देखो, इस अरेंजमेंट को बोला व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस अरेंजमेंट की खास बात क्या है, उस पे बेस्ड हम एक प्रिंसिपल बनाते हैं जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। इससे पहले इस अरेंजमेंट को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो क्या आप किसी के बारे में बता सकते हो कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है? नहीं, हम नहीं बता सकते। अगर इस डायग्राम को देखो तो आपको लग रहा होगा R1 R3 पैरेलल में है, लेकिन नहीं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, क्या वो ए और डी के अक्रॉस है? नहीं ना, तो हम इनको पैरेलल नहीं बोल सकते। इवन इसी तरह से R1 R5 को पैरेलल नहीं बोल सकते, क्योंकि AC और DC के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं है। सीरीज भी नहीं बोल सकते क्योंकि AC और CB का करंट सेम नहीं है। तो यानी इस डायग्राम को देख के आप नहीं बता सकते ये सीरीज है या पैरेलल है। तो इसको हम अगर सोल्व करना चाहें, या तो हम यहाँ पर किरचॉफ के रूल लगाएं, या फिर एक कंडीशन है जो भी हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है ये है क्या। देखिए, सबसे पहले इस अरेंजमेंट में मैंने हर एक पॉइंट का नाम लिख दिया, ए बी लिख चुका हूँ। इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, थोड़ा सा सीक्वेंस में हो जाएगा ABCD। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं बच्चों, अगर किसी सिचुएशन में हमने रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लिए कि बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल अगर बच्चों सेम हो जाए किसी तरीके से, अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो ब्रांच है BD, इस BD ब्रांच का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और अगर B और D का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट BD में जीरो होगा। तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जो इसी ब्रांच में लगा है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो क्या दिखाएगा, उसकी डिफ्लेक्शन कुछ होगी नहीं, उसको बोलेंगे नल डिफ्लेक्शन। तो हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये होता कब है, ये सब होगा कब, जब आप देखोगे कि R1 R2 का जो रेशो है वो किसके इक्वल आ जाए, R3 R4 के रेशो के इक्वल आ जाए। या फिर मैं तुमसे बोल दूं R1 R3 का जो रेशो है वो किसके इक्वल आ जाए, R2 R4 के इक्वल आ जाए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। क्या, अगर R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4 है, या फिर R1 बाई R3 इज इक्वल्स टू R2 बाई R4 है, उस कंडीशन में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो होगी नल डिफ्लेक्शन, यानी उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, और ये इस कंडीशन में B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, मींस इसका करंट है वो जीरो हो जाएगा। ये कब होगा, जब रेशियो रेजिस्टेंस का इक्वल होता है, तब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा।
ठीक है, इस सिचुएशन को हम बैलेंस्ड सिचुएशन बोल देते हैं, या हमारा जो ब्रिज है उसको क्या बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड हो गया जब ये कंडीशन मिलती है। और सबसे ज्यादा ये सिस्टम कब सेंसिटिव होता है, जब ये चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर हो अगर चारों, तब उस केस में बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं भाई, ये किस तरह से प्रूफ होगा। तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम कॉपी कर लिया। दो तरीके से कर सकते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ मेथड नंबर 1, जिसमें मैं किरचॉफ रूल का यूज करूंगा, यूजिंग किरचॉफ रूल। तो अगर किरचॉफ रूल का यूज करना है तो आपको पता होगा हम लूप रूल या जंक्शन रूल यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जो सेल है, इससे कुछ करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है आई। अब देखिए यहाँ ब्रांचेस दो हो गई, तो लेटर से इस ब्रांच में चला गया करंट I1, और जो बाकी बचा हुआ कौन सा I माइनस I1 इधर चला गया। ठीक है, अब इसका कुछ पार्ट इधर चला गया, हालांकि इसका हम करंट जीरो लेंगे, लेकिन मैं एक बार इनिशियली इसको IG लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा I1 माइनस IG। ठीक है, यहाँ से बच्चों ऊपर से IG आया, यहाँ से आया I1 माइनस आई माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ पर वापस आके करंट हो गया I। तो ये हमने सभी करंट को बना दिया, इसमें हमने KVL भी KCL भी लगाया, जंक्शन रूल भी लगाया, तभी तो ये करंट्स वगैरह लिखे। तो अब अगर मैं यहाँ पर लूप कंसीडर करता हूँ, देखो भाई इन लूप ABDA, ये जो लूप है इस लूप को कुछ इस तरह से मैं ट्रांसवर्स कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर मैं घूम रहा हूँ। तो A से B जा रहा हूँ, मैं करंट के अलोंग जा रहा हूँ, तो माइनस का I1 इंटू R1 हुआ हमारा। ठीक है, फिर मैं B से D के अगेन सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो माइनस का हमारा हुआ करंट यानी IG इंटू रेजिस्टेंस R5 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, या गैल्वेनोमीटर का सिंबल G भी लगा सकता हूँ। फिर मैं जब D से A गया, इस बार मैं अपोजिट जा रहा हूँ, तो इस बार मैं प्लस का लेता हूँ, क्या करंट है हमारा I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस है R3, और वापस A पे पहुंच चुका हूँ, तो सबका सम जीरो लिखना है। तो यहाँ पर अगर बच्चों देखो, हमें पता है कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है। हमने क्या माना, हमने हमने ये माना लेट VB और VD का पोटेंशियल सेम है। अगर ये पोटेंशियल सेम है तो IG का वैल्यू जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर IG जीरो पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास आया माइनस का I1 R1, और इसको भी मैं उधर ले जाता हूँ, तो माइनस का I माइनस I1 इंटू R3। तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब मैंने ये लूप ABD से निकाल लिया, अब मैं लूप BCD से निकालता हूँ। ठीक है, इन लूप BCD लूप। ठीक है, अब इस लूप को मैं कुछ इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा हूँ, इसमें घूम रहा हूँ। तो B से जब मैं C गया, करंट के अलोंग जा रहा हूँ, तो माइनस का लगाना पड़ेगा, क्या I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस है R2। फिर मैं जब E से D गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो प्लस का लगा देता हूँ यहाँ पर, क्या I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R4। फिर मैं D से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो प्लस का यूज़ करना है मुझे IG इंटू R5, और सबका सम जीरो, क्योंकि मैं वापस B पे पहुँच गया। अब यहाँ IG को हमने जीरो पुट करना ही है, आपको पता है, तो IG जीरो पुट करता हूँ, माइनस का I1 इंटू R2, इसको मैं उधर ले जाता हूँ बच्चों। ठीक है, ये वैसे भी जीरो हो ही जाएगा, आपको पता है ये जीरो हो जाएगा। इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का बन गया, माइनस का I माइनस I1, क्योंकि IG को तो जीरो पुट कर दिया, R4 माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो I1 R2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R4, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे बोल दूं भाई डिवाइड करो किसको, इक्वेशन 1 को, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 ध्यान दो, तो I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R3, और हमारी इक्वेशन नंबर 2 है I1 R1 R2 सॉरी R2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R4। जब हमने ये डिवाइड किया तो भाई कुछ कैंसिल चीज़ें हो रही हैं सर, बहुत सारी चीज़ें, I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से ये कैंसिल हुआ। तो अगर आप रिजल्ट देखो तो आपको आंसर मिल चुका है, यहाँ से आया आपका R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू आ गया R3 बाई R4। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बाई R3 इज इक्वल्स टू R2 बाई R4, दोनों ही अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने किरचॉफ जो व्हिटसन ब्रिज की कंडीशन है, या जो व्हिटसन ब्रिज प्रिंसिपल है, उसको प्रूव कर दिया। ये था यूजिंग किरचॉफ रूल। अब विदाउट किरचॉफ रूल भी ये चीज़ की जा सकती है, बहुत इजी है उस तरीके से भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई हमने इस कंडीशन में क्या किया, भाई VB को मैंने VD के इक्वल लेना ही लेना है। अगर ऐसा है तो IG का वैल्यू जीरो होगा, है ना। तो लेटर से करंट यहाँ से कुछ एंटर कर रहा है, यहाँ से I, इस ब्रांच में करंट चला गया लेटर से I1,
और यहाँ कितना चला गया, लेटर से I2 चला गया। आप इसको I माइनस I1 भी लिख सकते हो, चलो मैं वही लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगी तुम। तो मैं इस करंट को लिखता हूँ I माइनस I1, ठीक है। यहाँ इस ब्रांच में करंट था ही नहीं, जीरो है, तो मैं सिंपल IG को जीरो लिख देता हूँ। अगर ऐसा है तो यहाँ पर सारा का सारा I1 चला गया, और यहाँ पर सारा का सारा कौन सा चला गया, I माइनस I1 चला गया, और यहाँ से वापस करंट हमारा I हो गया। अगर हम इसको प्रूफ करें तो वी नो, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि VB और VD बराबर है। हाँ जी सर, बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या मैं दोनों को VA में से माइनस कर दूं, VB को भी VA में से माइनस किया और VD को भी VA से माइनस किया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VA माइनस VB मतलब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ I1 इंटू R1। VA माइनस VD मीन्स ये इसके अक्रॉस, तो ये हमारा है करंट I इंटू I1 इंटू रेजिस्टेंस है R3, इक्वेशन नंबर 1। चलिए हमें फिर से मैंने इस चीज को लिखा, वी नो कि VB और VD बराबर है। हाँ जी सर, तो मैंने दोनों में से VC माइनस किया, इसमें से भी VC माइनस किया और इसमें से भी मैंने VC माइनस किया। तो अगर VB माइनस VC देखो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी I1 इंटू R2, और अगर VD माइनस VC लिखा तो ये यानी आपका I माइनस I1 इंटू R4, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही काम करना है आपको, डिवाइड करो इक्वेशन 1 को किससे, इक्वेशन 2 से। तो हमारा है I1 R1 इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R को डिवाइड करना है मुझे किससे, I1 इंटू R2 से, इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R4। तो यहाँ पर आप देखो जरा, कैंसिल हो रहा है I1 से I1, और इस चीज से ये कैंसिल हो रहा है, तो आपको जो आंसर में मिल रहा है वो मिल रहा है R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू, ये R3 था, R3 बाई R4, या हम इसको लिख सकते हैं R1 बाई R3 इज इक्वल्स टू R2 बाई R4। तो इस तरह से हमारा वेस्टर्न ब्रिज कंडीशन जो है वो प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं, हालांकि अगर एग्जाम में आ जाए कि इसी का यूज करना है तो फिर तो भाई हमें स्पेसिफिकली उसी का ही यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, बैलेंस्ड कंडीशन हमें पता है, बैलेंस कंडीशन कब होती है भाई, देखो जब VB और VD का पोटेंशियल, इसने XY लिख रखा है, कोई बात नहीं, इसको मैं B लिख देता हूँ, इसको मैं D लिख देता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको यही पॉइंट मान के दिखा रहा हूँ पीछे। VB और VD का पोटेंशियल अगर इक्वल है तो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा ही नहीं, इस कंडीशन को बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं। और यहाँ पर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, या R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4 होता है, ठीक है। इसमें XY ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, बिल्कुल ईजी है यार, ये तो हमें पता है, बैलेंस कंडीशन। लेकिन सोचो अगर रेशो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर R1 बाई R3 या R1 बाई R2 का रेशो R3 बाई R4 के लेस हो, यानी इनका रेशो इससे कम हो, तो ऊपर वाला रेशो कम है तो समझ लेना ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान रखना। तो यानी इस पॉइंट का एक्स पोटेंशियल का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, और वाई का कम है। तो अगर ज्यादा ऊपर नीचे कम है तो बैलेंस तो हुआ नहीं, करंट फ्लो करेगा। इस बार IG की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, VX से VY करंट फ्लो करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है। और इसी तरह से अगर इनका रेशो ज्यादा है ऊपर वालों का नीचे वाले से कम, तो इस बार नीचे वाले का पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक्स का कम होगा। इस बार अगेन करंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और करंट कहाँ फ्लो करेगा, वाई से एक्स फ्लो करेगा करंट, ठीक है, वाई टू एक्स। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक बार तो लगेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज डिफाइन होता है पॉइंट से। अगर आप ए पॉइंट और बी पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि फिफ्थ जो था वो इस ब्रांच में आना चाहिए था, इस वर्टिकल में आना चाहिए था। लेटर से ये पॉइंट बी है हमारा, और इस पॉइंट को मैं एक बार सी लिख देता हूँ, और ये डी है। तो फिफ्थ रेजिस्टेंस बी और डी के बीच में होना चाहिए, तो ए और सी के बीच में लगा दिया। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये सिंपल अरेंजमेंट है। यहाँ देखो आप, ये दो पैरेलल में है, सीरीज में, सॉरी, ये दो सीरीज में और फिर तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो 6+3 ये बन गया आपका 9 ओम, और ये बीच वाला आपको पता ही है कितना दे रखा है, 2 ओम, और 8+4 ये आपका हो गया 12 ओम। तो इस तरह से आपका कुछ अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, इस पूरे सर्किट का। और ये हमारी 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा भाई 2 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है इस वाले में से। हालांकि टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट टोटल रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों देखो पैरेलल में, तो पैरेलल में भी क्या होता है, सबका सेम होता है। तो भाई इस 2 ओम वाले को, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम,
इसको वोल्टेज भी कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है, तो सिंपल आपसे करंट पूछा तो भाई V बाई आर लगा दो, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 एम्पियर। तो इस बीच वाली ब्रांच में से, इस वाले में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, यही बताना था मैं, ठीक है। ये देखो 5 एम्पियर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था। ओके, देखिए वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस, हालांकि ये हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर यानी चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करेंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए एक आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है, और एक आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, मैंने बता दिया, जब चारों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि अगर आप देखो 100/10 10 60/5 12 तो रेशो इक्वल नहीं है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं है। अगर आपको हर ब्रांचेस का करंट बताना है तो यहाँ पर आपको किरचॉफ रूल का यूज करना पड़ेगा, आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी कम से कम, उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें खुद सोल्व करना है। सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे गिवन भी है और एनसीईआरटी में भी गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। आप बोलेंगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो लग नहीं रहा, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, अगर इस ए पॉइंट को उठा के मैं यहाँ रख दूं, इस पॉइंट को सोचो, इस ब्रांच को उठा के यहाँ रख दूं, तो बाकी सारे पॉइंट को मैं एज इट इज रखता हूँ, जरा ध्यान से देखना डायग्राम को, ठीक है। ये हमारा आर, ये हमारा पॉइंट एज इट इज है, और ये बी पॉइंट को भी उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, ए पॉइंट को उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ आप डायग्राम देखें, कुछ इस तरह से डायग्राम आपका अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट डी है, ये आर है। ए पॉइंट को उठा के जब मैंने यहां रखा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और बी पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है, ऐसे ही तो बन गया। अब देखो क्या ए और बी के अक्रॉस हमें बैटरी अगर कनेक्ट करना है, तो ये पांचवी ब्रांच होगी, क्या R/R1 यस रेशियो इक्वल है, तो बीच वाला है करंट नहीं जाएगा, इसको कर दो नेग्लेक्ट। अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखो, ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है यहाँ, इसके अक्रॉस ऊपर आपको एक नहीं दो दो रेजिस्टेंस दिख गए, आर और आर, और यहाँ पर भी आपको क्या मिला, आर, और यहाँ भी क्या मिला, आर। इस तरह से बन गया क्योंकि बीच वाला इग्नोर हो गया। अब आर और आर, ये इनका टोटल बन गया 2R, और इनका भी टोटल क्या बन गया 2R, और वो दोनों आपस में पैरेलल में है, तो क्या मैं इसका इक्विवेलेंट जो है वो ऐसे बना दूं भाई, 2R का ये बन गया, 2R का नीचे वाला बन गया, तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। अब इनका पैरेलल में निकालना बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे भाई, 1/2R प्लस 1/2R 2/2R, उल्टा करोगे 2R/2R, तो आपका जो टोटल आया वो आर आया, तो आपका आंसर भी आर ही है। चेक करते जरा, देख लीजिए आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज था। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दे रखा है, देखो कैसे पता लगेगा, 4/6 रेशियो आया 2/3, 2/3 इक्वल है, यस ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। कहते हैं कि अगर हम क्या करें, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी, यानी जो बैटरी है उसको गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दो, गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह लगा दो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा किसमें से, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। भाई गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था पहले, लेकिन अगर जैसे ही गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा देंगे तो भाई ये अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है, अगेन वो नल डिफ्लेक्शन ही शो करेगा, ठीक है। ये नया अरेंजमेंट दिखा रखा है आपका, देखिए। सो नया अरेंजमेंट ये बन गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड आपको शायद पता होगा, एक हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, जो प्योरली मीटर ब्रिज आपका, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम ध्यान हो तो हम इसमें जनरली, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, तो इस तरह के डायग्राम में आप देखो 4 रेजिस्टेंस है, पांचवा बीच में गैल्वेनोमीटर है, और हम क्या करते हैं, जब इनका रेशियो इक्वल हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर 0 दिखाता है। अब सोचो 4 में से 3 अगर तुम्हें पता हो, लेटर से ये पता है तुम्हें, ये पता है, ये पता है, और इसको मैं अननोन छोड़ दूं, खाली छोड़ दूं, इसकी जगह कोई ऐसी वैल्यू लगा दूं जो मुझे कैलकुलेट करना है, हमें जो फाइंड करना है यहाँ, और गैल्वेनोमीटर हम देखें 0 पे आ रहा है, तो इसका मतलब इनका रेशियो इनके बराबर है। अब 4 में से 3 पता है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या नल डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। सेटअप की बात करें तो शायद आपको पता होगा, एक पूरा वुडन बोर्ड रहता है, वुडन बोर्ड में यहाँ पर ये आपकी कॉपर की स्ट्रिप्स रहती हैं, यहाँ पर इस
पॉइंट ए और इस पॉइंट सी के बीच में 1 मीटर का वायर रहता है, जनरली अलोए से बना हुआ। उसके नीचे एक स्केल लगा है ताकि हम लेंथ को चेक कर सके, 1 मीटर या जिसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इस ब्रांच में इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, जो हमारे लिए एक नॉन रेजिस्टेंस है, हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, जनरली छोटा रेजिस्टेंस ही लगाते हैं। और यहाँ पर इसके अक्रॉस हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। और क्या करते हैं, इस मिडिल पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा साइड एक जोकी से कनेक्ट करते हैं, एक मूवेबल मेटलिक कॉन्टेक्ट है उससे मूव करते हैं और यहाँ वायर पे टच करते हैं। तो जैसे ही वायर पे हम किसी पॉइंट पे टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर अगर 0 दिखा देता है, इसका मतलब रेशियोज बराबर है। अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर टच किया और वो 0 दिखा रहा है, तो इतने सारे पार्ट की जो लेंथ है, लेटर से मान लीजिए वायर की लेंथ L है और बाकी बचेगी 100 - L। हमने मान लिया कि इस वायर के हर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, L × R हुआ और इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, 100 - L × R हुआ। अगर गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है तो इनका रेशो बराबर होना चाहिए, यस R/ये x जो है बराबर होना चाहिए उसके। तो मैं लिखूं अगर L × R/100 - L = R/x, R से R कैंसिल हो जाएगा, हालांकि L/100 - L = R/x, यहाँ से x गया 100 - L/L × R। अगर इस फॉर्मूले को तुम ज़्यादा ध्यान से देखो तो तुम्हें तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लगाना है, जो तुम्हारा क्या है, एक नॉन रेजिस्टेंस है, तुमने ही तो लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स से। और उसके बाद क्या करना है, सिर्फ जोकी को स्लाइड करना है और एक ऐसी लेंथ पे ले आना है जब वो 0 दिखाए, तो हमें ये कौन सा मिल जाएगा, ये बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो हम x यानी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है बच्चों ये कैलकुलेट करना। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज पावर से रिलेटेड मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बने हुए हैं, जिसपे जनरली बल्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीटिंग का कंसेप्ट क्या है। सो लेट अस से कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, जब इसमें से करंट पास होता है तो होता क्या है। आपको पता है जैसे किसी कंडक्टर में करंट पास होगा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस से कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो ड्रिफ्ट करते हैं ना, ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हमने इसको किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ये प्लस वाला साइड है, ये माइनस वाला साइड है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। जब ये मूव करेंगे तो क्या उस कंडक्टर के अंदर और भी एटम्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे इनका कोलिजन होगा। जैसे ही कोलिजन होगा तो इनकी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में, और ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ये हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले इनका टेम्परेचर नॉर्मल था, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में लॉस करते हैं। अब कौन कितना हीट की फॉर्म में लॉस करेगा ये प्योर डिपेंड करता है उस कंडक्टर पे। जितना ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी का या हाई रेजिस्टिव वो मटेरियल होगा, उतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। आप बोल सकते हो कि अगर हमने एक बैटरी लगाई V वोल्ट की, उस बैटरी ने जितनी भी एनर्जी दी सारी की सारी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, इट मीन वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो बैटरी वर्क डन करती है वही सारा वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो अगर मुझे हीट रिलीज्ड का एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्क डन बाय बैटरी ही कैलकुलेट कर लूंगा, वर्क डन बाय बैटरी ही कैलकुलेट कर लूंगा, इससे मुझे हीट का फॉर्मूला मिल जाएगा। हालांकि इस हीट को कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा जूल ने एक लॉ दिया था जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है भी, कोई भी कंडक्टर है जिसका लेटर से कोई रेजिस्टेंस R है, ठीक है, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, हीट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, और हीट डिपेंड करती है कितने टाइम के लिए करंट पास किया। तो तीनों को कंबाइन करें, कांस्टेंट हालांकि 1 ही आता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ I² R × T। तो ये हीट जनरेटेड का फॉर्मूला आ जाता है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में दिया जाता है। हाँ, इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे दे भी रखा है, लेकिन हम सिंपल एक वे से करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये I² RT, एक सिंपल तरीके से करते हैं। लेटर से बैटरी ने जो वर्क डन किया वो W है, तो वर्क डन को हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो आपको पता है चार्ज को मैं करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखूं, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, I × R लिख सकता हूं। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, I² R × T। ये वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया, और वर्क डन ही आपको पता है हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो हीट जो फॉर्मूला बना वो I² R × T, ये हीट का
फॉर्मूला बना। हाँ, इस फॉर्मूले को मैं दो अदर फॉर्म्स में भी चेंज कर सकता हूँ। तो आपको पता है मैं यहाँ आई और आर की वैल्यू पुट करूँ तो v इज इक्वल्स टू आई आर, आपको पता है यहाँ से एक बार मैं आई की वैल्यू निकालूँ तो वो v बाय आर आएगा, और अगर मैं यहाँ से आपसे आर की वैल्यू पूछूँ तो वो v बाय आई आएगा। तो ये दोनों वैल्यू 1/1 पुट करते हैं और दोनों रिलेशन निकालते हैं। तो मैं इसके दो अदर फॉर्मूले बनाता हूँ। पहले मैं आई की वैल्यू पुट करता हूँ तो हीट आपके सामने जो बनेगा वो बनेगा, देखिए v बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से आर ए कैंसिल हो जाएगा तो आपके बचेगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये भी हीट का एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, दूसरा अगर मैं क्या करता हूँ आई को एज इट इज रखता हूँ, आर की वैल्यू पुट करता हूँ तो वी अपॉन आई, तो आई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमें हीट का जो फॉर्मूला मिलेगा वो बनेगा वी आई इंटू टी। तो कुल मिला के मेरे पास हीट के तीन फॉर्मूले आ गए। कौन सा कब यूज करना है ये प्योर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इन जनरल अगर आपको मैं बताऊं तो हमारे पास ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर मैं इसको 1 नंबर लिखूं, इसको 2 नंबर लिखूं, इसको 3 लिखूं, तो 1 एंड 2 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जनरली 1 फॉर्मूला यूज होता है जब आपको सीरीज में बल्ब या रजिस्टर मिलते हैं, और ये वाला फॉर्मूला तब मिलता है जब आपको जनरली बल्ब या जो भी मटेरियल है वो आपको पैरेलल में मिलता है। तो सबसे ज्यादा ये दो यूज होते हैं। अब यूनिट की बात करें तो आपको पता होगा हीट जो है वो वर्क डन ही है, और वर्क डन और हीट दोनों एनर्जी ही तो होते हैं, एनर्जी की फॉर्म ही तो होते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल ही रहेगा, जिसको मैं जे लिख देता हूँ। बट इसके कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, आपने देखा होगा अलग अलग चैप्टर में अलग अलग यूनिट होते हैं। हमने जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे यूनिट भी आए थे, और यहाँ पर सिंपल जूल है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे घरों के जो अप्लाइंसेस हैं उनकी जो एनर्जी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए कोई बड़ा यूनिट ढूंढा गया। तो उस फॉर्मूले तक जाने से पहले आपको बता दूं, एनर्जी या हीट का एक फॉर्मूला ये भी है। आप पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तब भी हमारे पास एनर्जी कंज्यूम आती है। तो पावर जनरली जो है वाट में रहता है, टाइम जनरली सेकंड में रहता है, तो वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड को हम जूल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पावर को मैं वाट की बजाय किलो वाट में लिखूं और टाइम को मैं सेकंड की जगह इसमें लिखूं, आवर में लिखूं, तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसको 1 किलो वाट आवर, या जिसको 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है 1 किलो वाट आवर, जिसको BTOU भी बोल देते हैं, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। सो के छोटा ही लिखना है किलो का, W वाट का बड़ा, HR का छोटा। So 1 kilowatt is equivalent to 3.6 into 10⁻⁶ जूल ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं यार, 1 किलोवाट को मैं 1000 वाट लिखता हूँ, और इसको मैं अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो इतना मिलता है। तो 36 और इसके साथ 5 जीरोज आ गई, वाट सेकंड, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁶, और वाट सेकंड होता है जूल। तो 1 किलो वाट आवर आपका जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। हाँ, अगर आपको 36 लिखा मिलेगा तो आपको 10⁵ मिलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना डेसिमल वगैरह का। इसके अलावा ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है 1055 जूल को 1 BTU बोलते हैं। हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, 1 किलोवाट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया पावर का कंसेप्ट। देखिए पावर का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पावर क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है या फिर वो बदले में कुछ आउटपुट देता है। तो आपसे बोलो कोई इंस्ट्रूमेंट कितना वर्क कर रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क लिख दो, या मैं बोलूं रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो हर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज इट्स पावर। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। और वर्क डन जो है बच्चे उसको मैं हीट या एनर्जी बाय टाइम लिख सकता हूँ। और हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूले पड़े थे, अगर तीनों की वैल्यू पुट करें, उसको टी से डिवाइड ही तो करना है, तो पावर के भी वही सेम फॉर्मूले बने, बस टी को हटा दो। पहला फॉर्मूला था I²R टी से डिवाइड करेंगे तो वो गया। दूसरा है V²R इंटू टी से डिवाइड करते ही पावर मिल गया। ऐसे ही V इंटू आई। तो पावर के कुल मिला के हमारे पास जो फॉर्मूला बने वो ये 3 फॉर्मूले बने। उसके अलावा वर्क बाय टाइम भी मैं लिख ही देता हूँ लास्ट में, ठीक है, वर्क बाय टाइम। ये सब पावर के फॉर्मूलेज हैं। यूनिट की बात करें बच्चों तो आपको पता होगा कि जो वर्क जो है उसका यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो ये बना जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को वॉट भी बोल देते हैं, स्मॉल w लिखना, और अगर सिंगल लेटर लिखना है तो कैपिटल W। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड। और आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पावर 1 वाट है। लेट अस से अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये जो बल्ब है ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड के अंदर। अगर आप एक हेयर ड्रायर खरीद के लाए जिसपे लिखा है 2000 वाट,
इट मीन वो 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है हर 1 सेकंड के अंदर। यानी जितना ज़्यादा पावर इट मीन उतनी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन। और उन सब डिवाइसेस जिनकी पावर ज़्यादा होती है उन्हीं की वजह से हमारे घर में जो बिल है वो ज़्यादा आता है, बिकॉज उनका एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है। हमारे घर में आपने देखा होगा मीटर्स लगे रहते हैं, एनर्जी मीटर, जो ये बताते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो जनरली एक चीज़ और बताऊं, हमारे घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं वो सब जो है उन सब की अपनी एक पावर होती है और वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे स्पेसिफाइड होती है। पावर की वैल्यू वोल्टेज पे स्पेसिफाइड होती है, ध्यान रखना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 100 वाट का एक बल्ब है, ये 100 वाट तभी होगा जब हम उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अगर आप उसको किसी दूसरी वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो पावर कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर इज स्पेसिफाइड विद द वोल्टेज, ये सब आगे लिखा मिलेगा आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे बोला पावर कंज्यूम बताना है, ठीक है, बाय अ 40 ओम आना है यहाँ पर, ये आएगा 4 ओम, सॉरी 4 ओम रेजिस्टेंस इज 36 वाट। भाई यहाँ पर ये जो है इसने 36 वाट पावर कंज्यूम की है। तो आपने बताना है कि ये 3 वाले ने कितनी कंज्यूम की है, इसकी पावर बतानी है आपको, इस वोल्टेज की वैल्यू भी बतानी है आपको, टोटल सर्किट की पावर कंज्यूम भी बतानी है। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को देखूं तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस, हालांकि इससे कुछ भी नहीं पूछा गया, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे कि सीरीज में, तो 6 और 6 ये हो जाएगा 12 ओम। थोड़ा सा रिशफल, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, तो ये 3 ओम आपका एज इट इज है। अब इन दोनों का, क्योंकि मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ पहले, तो ये आपका 4 ओम का और ये बना 12 ओम का, कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया आपका। ये बना 4 ओम का और ये आपका बना 12 ओम का, है ना। तो इस तरह से हमारे पास सर्किट बन गया। अब अगर मैं सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 1/4, या आप अगर आपको याद हो 2 का मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या करना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, 48/16 यानी 3 ओम। तो आपके पास यानी इसका भी 3 ओम आया, तो डायग्राम आपका कुछ ऐसे बन गया। ये 3 ओम है और ये भी कितना है बच्चे, 3 ओम का। यानी कुल मिला के पता लगा ये पूरा जो है ये 3 ओम का है। ओके, ये भी 3, ये 3, यानी दोनों में इक्वली वोल्टेज डिवाइड होगा। ओके, अच्छा अभी मैंने क्वेश्चन नहीं सोल्व किया, अभी फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपसे बोला पावर कंज्यूम्ड बाय 3 वाट, लेकिन पावर से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा भैया बैटरी कितनी है या इनकी वोल्टेज कितनी है। तो अब आपको 4 ओम वाले का अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट कर लूँ तो नीचे वाले को भी उतना मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है, यही तो बात है। तो आप अगर फॉर्मूले याद करो तो पावर के मल्टीपल फॉर्मूला था, I² R फॉर्मूला भी था, V² R फॉर्मूला भी था, V × I फॉर्मूला भी था। अब यहाँ पर यूज कौन सा करना है, सबसे बड़ा कंफ्यूज है। अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपको पावर गिवन है, ठीक है। अब वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो क्या P को मैं V²/R लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से V² निकालता हूँ क्या आएगा, P × R आएगा। पावर आपको गिवन है क्वेश्चन में 36 और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 4। सो 36 × 4 ये आपकी V² की वैल्यू आई, जो कि आपके पास आई 144। ठीक है, अब V निकालना है तो इसका कर दो रूट, रूट करते क्या आएगा 12, तो मुझे मिल गया 12 वोल्ट पोटेंशियल। तो हमें पता लगा भाई ये 12 वोल्ट आया, तो इसका मतलब ये 4 ओम वाला 12 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, तो नीचे वाला भी 12 कर रहा है, तो दोनों का पैरेलल है, तो यानी इसके अक्रॉस जो है वो हमारे पास 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, सो पावर हमें हमें फर्स्ट पावर में पूछा पावर, भाई पावर तो अभी निकालना है ना, किसका पूछा था 3 वाट का। तो भाई पावर इसका निकालने के लिए इसका वोल्टेज भी चाहिए मुझे, है ना। तो इसका वोल्टेज भी 12 वोल्ट आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है 3 के, दोनों का इक्वल आएगा। अब निकालते हैं पावर कंज्यूम बाय 3 वोल्ट। लेट अस से उस 3 ओम वाले की पावर को मैं लिख रहा हूँ P3, तो P3 इज इक्वल्स टू वोल्टेज जो 3 वाले को मिल रहा है उसका स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस किसका, थर्ड वाले का। वोल्टेज तो उसकी भी कितना मिल रही है 12, तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 144/3 48 वाट। तो भाई 48 वाट पावर आएगी 3 वाले की। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करें, ई का वैल्यू बताना है भाई। तो भाई ई का वैल्यू तो बहुत इजी है, आप बताओ 12 वोल्ट इसने, 12 वोल्ट इसने, टोटल क्या आएगा आपका 24 वोल्ट आ जाएगा, ये ई का वैल्यू आया। थर्ड पार्ट टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, ये बहुत इजी है। अगर आपको टोटल पावर निकालनी हो तो आप V टोटल का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो टोटल है वो लिख दीजिए। टोटल वोल्टेज अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन में अभी भी निकाला 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। और अगर टोटल रेजिस्टेंस देखें तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, ये 3 टोटल 6 ओम आएगा, तो 6 यहाँ पर पुट किया, तो भाई हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 96 वाट। तो पूरे सर्किट की पावर 96 वाट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट है एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या है कि अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब की, ये ध्यान से सुनने वाला है। तो एक बल्ब जो है जब हम बनाते हैं या कोई कंपनी से हम परचेज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज वी नोट के लिए स्पेसिफाइड होता है, तो उसकी पावर उसकी कुछ पी नोट होती है। यानी सुनो, अगर मैं कोई वी नोट वोल्टेज उसको देता हूं तो उसकी पावर है पी नोट, यानी ये हुई उसकी स्पेसिफिकेशन, ये उसको स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो पावर होता है वी स्क्वेयर बाय आर, तो यहां से हम आर निकालें तो वो वी स्क्वेयर बाय पी आ गई है ना, तो मैं लिखूं तो वी नोट स्क्वेयर बाय पी नोट, इससे उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस आ गया। ऐसा क्यों बता रहा हूं भाई, अगर मान लो मैंने तुमसे कहा एक बल्ब है 100 वाट का 220 वोल्ट पे चलाने पर, अब उसको तुम 110 वोल्ट पे चलाओगे तो पावर कितनी देगा, वो कुछ अलग देगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में सेम क्या है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस तो उतना ही है ना, वो जिस मटेरियल से बना है, जो उसका टोटल रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा। तो यानी ये वो वैल्यू है जो उसके लिए रहेगी सेम। अब मैं बोलता हूं कि वोल्टेज को मैंने वी नोट से चेंज करके कुछ वी कर दिया, तो पावर भी हमारी पी नोट से चेंज होके पी हो जाएगी। तो अगर मुझे ये नई पावर निकालनी है तो क्या करूंगा, देखो फॉर्मूला सेम, बाद वाले का भी रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, तो फॉर्मूला आर का क्या बन जाएगा, बाद वाली वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय बाद वाला पावर। अब दोनों को कंपेयर कर लो यहाँ से, तो वी स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर बाय पी नोट, यहाँ से पी जो आएगा हमारे पास वो आएगा वी स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर इंटू पी नोट। तो बच्चे इस फॉर्मूले से हम नया पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा शायद इजीली समझ भी आ जाएगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट अस से एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास, जब हम उसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो पावर है वो लेट अस से 100 वाट पावर आता है। तो हमने यानी स्पेसिफाई कर दिया ये जो बल्ब है ये 220 वोल्ट और 100 वाट का है। अब तुमसे कहूँ भाई उसी बल्ब को मैंने लेकिन 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो अब उसकी पावर है वो बताना है हमें। तो आप तो सोचेंगे भाई देखो अगर हमने इसको 220 से 110 किया तो ये भी 100 से 50 हो जाएगा, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये आपके पास उसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज है वी नोट और ये उसकी स्पेसिफाइड पावर है पी नोट, और ये हमारी कोई गिवन वोल्टेज वी है और इसके ऊपर गिवन पावर पी होगी। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में क्या उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में निकालूं तो क्या होगा, वो वी नोट स्क्वायर बाय पी नोट होगा, और सेकंड सिचुएशन में अगर मैं निकालूं रेजिस्टेंस तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाय पी होगा। दोनों को इक्वेट कर लीजिए यहाँ से, तो वी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल्स टू वी नोट स्क्वायर बाई पी नोट। तो यहाँ से नई पावर जो आएगी वो आएगा वी स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर इंटू पी नोट। तो इनको कॉमन भी ले सकता हूँ, तो वी बाई वी नोट का होल स्क्वायर इंटू पी नोट। वी आपका नया जो है वो 110 है, पुराना 220 था, इसका करना है स्क्वायर इंटू पुरानी पावर विच इज 100। तो आपके पास आया ये 1/2 1/4 टाइम्स आ जाएगा, इट मीन आपके पास आया 25 वाट। देखो आंसर आया ये। यानी आपने क्या किया, बस उस बल्ब को जितना पहले वोल्टेज मिल रहा था उसका आधा वोल्टेज दिया और पावर 1/4 होगी। इट मीन पावर प्योरली डिपेंड करता है हमने वोल्टेज कौन सी स्पेसिफाई कर रखी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं जिसमें हम जनरली इलेक्ट्रिक बल्ब्स की या हीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है भाई कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी एक अपनी पावर स्पेसिफाइड होती है, वो भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। बिल्कुल ठीक है, ये वही जिसको मैं थोड़ी देर पहले पी नोट और वी नोट लिख रहा था, ये वही है सेम। अब हमने अप्लाई कुछ अलग वोल्टेज कर दिया जिसको जनरली में वी और क्या लिखता था, पी लिखता था। अब यहाँ पर इसको हमने लिख दिया अप्लाइड वाला, ये स्पेसिफाइड है ये अप्लाइड है, पावर अप्लाइड है। तो जैसे ही मैं पावर कुछ अलग अप्लाई करूंगा तो अब ये कुछ अलग पावर दिखाएगा जिसको जनरली हम कंज्यूम्ड पावर बोल देते हैं। सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने जो वोल्टेज अप्लाई की स्पेसिफाइड से ज्यादा, आपने बल्ब जो है वो 220 वोल्ट पे कनेक्ट करना था, पावर 100 वोल्ट देता, और तुमने कनेक्ट ही उसको 500 वोल्ट से कर दिया, तो क्या होगा, तुमने उसको उसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज से ज्यादा दे दिया, तो बेचारा खराब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर का जो फिलामेंट वगैरह है वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा। इट मीन वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा और वो फ्यूज हो जाएगा। चलिए रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा, आपको पता है रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करना है, वोल्टेज का स्क्वायर बाय पावर, तो स्पेसिफाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय स्पेसिफाइड पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू वोल्टेज जो अप्लाइड है उसका स्क्वायर बाय पावर कंज्यूम का। तो यहां से आर जो है दोनों को इक्वेट करके आप इन चारों में से कोई भी तीन देके आप फोर्थ निकाल सकते हैं। तो पावर जो कंज्यूम होगी, जो नई पावर है नए वोल्टेज पे, ठीक है, उसको भी निकालने का तरीका आपको पता है, जिसको थोड़ी देर पहले हम ऐसे लिख रहे थे, वी बाई वी नोट होल स्क्वायर इंटू
ई पी नोट, बस जहाँ वी है वहाँ वी ए लिखना है तुम्हें, जहाँ पर तुम्हारा वी नोट है वहाँ उसको वी एस लिखना है, जहाँ पर हमारा पी है उसको हम पी सी लिखेंगे, जहाँ पर हमारा पी नोट था बच्चे उसको हम जनरली पी एस लिख देंगे। ठीक है, बस ये टर्म्स चेंज करनी है। ओके, अब कुछ कंडीशंस हैं। मान लीजिए हम किसी ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां वोल्टेज जो है स्पेसिफाइड वो कांस्टेंट ही रखें हम, मतलब हम जितना पहले वोल्टेज दे रहे थे अब भी उतना ही वोल्टेज रखेंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफाइड पावर के इन्वर्सली होगा। इसका मतलब कि अगर हमारा बल्ब जो है वो उसकी पावर जो है वो कम है तो इट मीन उसका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, या ऐसे समझ लो कि अगर उसकी पावर जो है वो ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, या उसका उल्टा भी समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए एक बल्ब है, आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, ये, और वो आपको मैं तुमसे तुमसे कहा भाई ये 110 वोल्ट पे काम करता है और उसकी पावर है 50 वाट। और एक और बल्ब है मेरे पास, वो भी 110 वोल्ट पे काम करता है लेकिन पावर है 25 वाट। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, दोनों का जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है वो तो सेम ले लिया मैंने, यहाँ पर ये देखो ये वी एस सेम ले लिया, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है। इस पावर अलग अलग होने का मतलब क्या है कि इन दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस अलग अलग है, बिल्कुल। और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन पावर स्पेसिफाइड। इसका मतलब 25 वोल्ट वाले का पावर कम है तो इसका पक्का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है इसका कम है, ये इससे आइडिया मिलता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर आप उस बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा है तो फिलामेंट से भी कंपेयर कर सकते हो भी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो फिलामेंट जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि थिकर वाले हैं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम होगा, और वाइस वर्सा अगर फिलामेंट थिन है तो समझिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पेसिफाइड पावर कम होगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि भी तुम्हारे पास 40 वोट का और 100 वाट के दो बल्ब है, तो इट मीन दोनों सेम स्पेसिफाइड वोल्टेज उनकी सेम है, तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसकी पावर कम है। तो 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 100 वाले का कम होगा। अब अगर हम बल्ब को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा, मान लीजिए तीन बल्ब हैं B1 B2 B3, तो इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ दें तो सीरीज में आप सबको पता है क्या सेम जाता है, सीरीज में सबके पास सेम करंट जाता है। ठीक है, तो अभी चलिए चेक करते हैं कि इनके अंदर क्या रिजल्ट आएगा। देखो रेजिस्टेंस टोटल तो हमें पता है सीरीज में सिंपल जुड़ जाता है, मान लीजिए दो बल्ब का है, इसका रेजिस्टेंस R1 है इसका R2 है, तो वो तो सिंपल ऐड होता है। ठीक है, अगर क्या करूं मैं R की वैल्यू पुट करूं तो ये टोटल है, तो इसको मैं क्या लिखूं, वोल्टेज डिवाइड बाय पावर, ये फर्स्ट की ये सेकंड की। तो क्या मैं पावर की फॉर्मूला अगर इससे बनाना चाहूँ, हालांकि डेरिवेशन नहीं करना, तो जब बल्ब सीरीज में होते हैं तो टोटल पावर का फॉर्मूला ये होता है 1/P इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2, रेजिस्टेंस वाले से उल्टा है। ठीक है, आइडेंटिकल हो तो P/N वाला फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा, लेकिन काम की चीज हमारी ये सबसे लास्ट में। जनरली तुमसे कई बार क्वेश्चन में ब्राइटनेस से रिलेटेड पूछ लेते हैं। अभी तुम्हें 3-4 बल्ब दे दिए, 3-4 तो नहीं, 2 या 3 बल्ब दे दिए, सबकी अलग अलग पावर भी दे रखी है, और तुमसे बोला कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, ब्राइट कौन सा है, कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, तो उस केस में याद कैसे रखना है, तो आप बिल्कुल उल्टा ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बल्ब दे रखे हैं सीरीज में, ध्यान से सुना, इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना, अगर बल्ब दे रखे हैं सीरीज में, ठीक है, तो बल्ब अगर सीरीज में दे रखे हैं तो उनकी कुछ पावर रेटिंग होगी, बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज तो वो सेम वाले हैं तभी तो सीरीज में लगाया हमने उनको। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें मैं Vs जो है वो सेम लेके चल रहा हूँ, उनकी वोल्टेज स्पेसिफाइड। तो अब आपने बल्ब को लगा रखा है सीरीज में, तो अब जब सीरीज में लगा रखा है तो जिसकी पावर सबसे कम होगी, पावर कौन सी, स्पेसिफाइड पावर, जैसे एक 40 का एक 50 का, तो 40 वाला कम है, जिसकी पावर कम होगी इट मीन वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा तो जो पावर कंज्यूम होगी बेटे, जो वो कंज्यूम करेगा वो ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा कंज्यूम करने का मतलब वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, ब्राइट ज्यादा वही होगा। और वहीं अगर किसी बल्ब का पावर स्पेसिफाइड जो है वो ज़्यादा है, इट मीन उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि वो पावर कंज्यूम भी कम करेगा, अगर पावर कंज्यूम कम कर रहा है तो उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम होगी। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास दो बल्ब हैं, 50 वोल्ट का और 100 वाट का। क्वेश्चन में कहा दोनों सीरीज में लगा रखे हैं, बताओ ज़्यादा ब्राइट कौन सा ग्लो कर रहा है। भाई ज़्यादा ब्राइट वो ग्लो करेगा जिसकी पावर कम है, तो 50 वोट वाला जो है ये इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा ब्राइट होगा, और 100 वाला कम होगा। ठीक है, ये इससे समझ सकते हैं। जो वोल्टेज है वो सबको क्या मिलता है, सेम मिलता है। चलिए
इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अगर मैं क्या करूं बच्चों, इस फॉर्मूले को मैं 1/R, आर की वैल्यू आपको पता है v²/p होता है, तो उसका उल्टा है, तो उसको मैं p/v² p/v स्पेसिफाइड का स्क्वायर, vs तो सबका सेम होगा क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं, vs कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल पावर का फॉर्मूला बन जाता है p1 प्लस p2। ये डेरिवेशन नहीं करना, बस आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि पावर का फॉर्मूला पैरेलल में सिंपल होता है, और एंटिकल के लिए n टाइम्स भी हो जाएगा। और ये बात सबसे काम की है, अगर क्वेश्चन आपको देता है जिसमें बल्ब आपको पैरेलल में दे रखे हो, तब क्या कहानी है वो ध्यान से सुनो। अगर बल्ब आपको पैरेलल में दे रखे हैं तो जिसकी स्पेसिफाइड पावर सबसे ज्यादा है बल्ब की, तो इट मीन उसका रेजिस्टेंस होगा कम। अगर उसका रेजिस्टेंस कम है तो पावर कंज्यूम्ड होगी ज्यादा। अगर पावर कंज्यूम ज्यादा है तो वो ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा, एंड वाइस वर्सा। जिसकी स्पेसिफाइड पावर कम है तो इस मीन रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है, तो वो पावर कंज्यूम कम करेगा। अगर पावर कंज्यूम कम कर रहा है तो उसकी ब्राइटनेस भी होगी कम। कुल मिला के याद रखो, पैरेलल में ज़्यादा पावर तो ज़्यादा ब्राइट होगा, कम पावर तो कम ब्राइट। लेटस से ये आपके पास अगेन 50 वाट का बल्ब है B1, और ये आपका बल्ब दूसरा है मान लीजिए 100 वाट का है। इस केस में दोनों में ग्लो ज़्यादा कौन करेगा, 100 वाला करेगा, क्योंकि उसकी पावर स्पेसिफाइड ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पावर का फॉर्मूला सीरीज में, पैरेलल में बाकी ध्यान नहीं देना जनरली। ठीक है, इस पे ज़्यादा नहीं जाना। चलिए करते हैं क्वेश्चन सोल्व। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। आपको दो बल्ब दिए हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशन दे रखी है। देखिए ये 25 वाट पावर तब शो करेगा जब 100 वोल्ट से कनेक्ट करें, और 100 वाट पावर शो करेगा जब उसको 100 वाट से कनेक्ट करें। तो यानी ये इसकी स्पेसिफाइड पावर है और ये इसकी वोल्टेज स्पेसिफाइड है, ये भी इसकी पावर स्पेसिफाइड है, ये इसकी वोल्टेज स्पेसिफाइड है। अगर आप देखो दोनों को सेम वोल्ट पे स्पेसिफाइड कर रखा है, 100 वोल्ट पे, और बाद में बोला इन दोनों को कनेक्ट भी कर रखा है। मान लीजिए हमारा जो बल्ब है पहला है, ये फर्स्ट बल्ब है, और ये हमारा सेकेंड बल्ब है, तो दोनों को हमने इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। और जब सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो टोटल को भी हमने 100 वॉट से कनेक्ट कर रखा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई इस अकेले की पावर 25 वाट, इस अकेले की 100 वाट, इसको 100 वोल्ट चाहिए, इसको 100 वोल्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों को कुल मिला के ही 100 मिल रहा है, तो इस 100 का कुछ पार्ट यहाँ पर कंज्यूम होगा, यानी इसकी कंज्यूम्ड वोल्टेज V1 कुछ अलग होगी, यहाँ पर कंज्यूम्ड वोल्टेज कुछ V2 अलग होगी। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सोल्व क्या करना है। हमसे बोला दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस चाहिए। देखिए बहुत इजी है रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज स्पेसिफाइड का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर स्पेसिफाइड। अगर मुझे फर्स्ट वाले का निकालना है तो फर्स्ट वाले की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 25, तो आपका ये आ जाएगा 400 ओम फर्स्ट का। ऐसे ही दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है तो दूसरे बल्ब की वोल्टेज स्पेसिफाइड को उसकी पावर से डिपेंड करना पड़ेगा। तो वोल्टेज स्पेसिफाइड तो उसकी भी 100 है, लेकिन पावर उसकी है 100 वाट, तो आपका आ जाएगा 100 ओम। तो रेजिस्टेंस दोनों के मिल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हो चुका है क्लियर। बोला पावर कंज्यूम्ड बताना है, तो यार पावर कंज्यूम्ड तो डिपेंड करता है वोल्टेज कंज्यूम्ड पे या वोल्टेज अप्लाई पे। तो भाई इस V1 बल्ब ने वोल्टेज V1 लिया, तो पहले तो मुझे V1 V2 को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें अब इस चीज को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। एक जब भी आपको अच्छा गिवन क्या, इनकी रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2, तो क्या मैं इनकी नई पावर निकाल लूं, जिससे मुझे नई पावर ही तो निकालनी है ना। तो क्या रेजिस्टेंस गिवन है इनकी, मैं नई वोल्टेज निकाल लेता हूँ। अच्छा वोल्टेज निकलेगी कैसे, देखो V इज इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला आपको पता है। दोनों बल्ब लगे हैं सीरीज में, यानी I दोनों का है सेम, तो इट मीन वोल्टेज कंज्यूम्ड जो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। तो अगर इनका जो रेजिस्टेंस का रेशो अगर आप देखो R1 R2, वो आपका 4:1 है, तो वोल्टेज का रेशो भी दोनों का 4:1 होना चाहिए। यानी इस 100 वोल्ट के 4 पार्ट ये कंज्यूम करेगा, 1 ये करेगा, तो V1 जो होगा वो 100 का 4th पार्ट होगा, यानी हो गया 80 वोल्ट। और जो वोल्टेज होगा हमारा दूसरा, वो इसका सिर्फ 1 पार्ट होगा, तो ये आया 20 वोल्ट। तो इसकी आ गई बच्चे 80 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, इसको मिल रहे हैं 20 वोल्ट। अब इनके पावर निकाले जा सकते हैं। देखो फर्स्ट का पावर कंज्यूम्ड जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपको पता है। वोल्टेज जो इसको मिल रहा है, इसको वोल्टेज मिल रहा है 80, तो वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है हमारा
400, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में यही तो कैलकुलेट किया था। तो इसको करते हैं सोल्व, तो ये हमारा आ जाता है 16 वाट। इसी तरह से ये फर्स्ट वाले का था, सेकंड बल्ब का, ये B1 बल्ब का है ना, ये B2 बल्ब का है। तो सेकंड वाले का निकालना है, उसको वोल्टेज 20 मिल रही है उसका स्क्वायर, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपके आएगा 4 वाट। अब सुनने वाली बात क्या है, बल्ब को जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तो वो स्पेसिफाइड था, ये 25 वोल्ट का था, ये 100 का था। कनेक्ट करने के बाद इसकी जो नई पावर आ गई, जो ये कंज्यूम कर रहा है, ये 16 वोल्ट कर रहा है, और ये पावर कंज्यूम कर रहा है 4 वाट सिर्फ। तो ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है? पहला बल्ब। तो जो ज्यादा बल्ब पावर कंज्यूम करता है उसी की ब्राइटनेस ज्यादा होती है। सीरीज में यही तो होता है ना, सीरीज में क्या होता है कि जिसकी पावर कंज्यूम्ड ज्यादा तो उसका ब्राइटनेस ज्यादा। तो पावर कंज्यूम्ड अगर देखें, और अच्छा रेजिस्टेंस की टर्म में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो पावर कंज्यूम्ड जो है हमारी वो 16 वोल्ट, ये ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो B1 बल्ब जो है, B1 बल्ब या जिसकी इनिशियली पावर 25 वोल्ट दे रखी थी, वो क्या करेगा? मोर ब्राइट होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। ये आंसर आपको दे रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास आते हैं वो क्वेश्चन जो CBSE ने सैम्पल पेपर में दिए हैं इस साल 2023-24 में। तो जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देखें जरा। ये क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है किस पे? टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, लेटर से R0। जब उसका कुछ टेम्परेचर T0 हो, मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा के T0 से T कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी उसका नया हो जाएगा R। तो जो फॉर्मूला क्या है, नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो पुराना रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा, अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी लिख देते हैं जिसको। तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस की टर्म में। इसी फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी की टर्म में लिखो तो रो इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा, मैं यहाँ डेल्टा टी लिख देता हूँ बच्चों, इसको डेल्टा टी। और इसी फॉर्मूले को मैं एक और फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज बाय करंट लिख सकता हूं? तो ये है वोल्टेज बाय बाद वाला करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय इनिशियल करंट। अगर वोल्टेज सेम है तो मैं V दोनों का सेम ले रहा हूँ, 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने ये फॉर्मूला भी बना दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में थर्ड फॉर्मूला यूज हो जाएगा। सिंपल बच्चे, बस R और R0 डायरेक्ट ना दे के वोल्टेज और करंट दे दिए। क्वेश्चन में बोला हमारे पास कोई एक वायर है, हमारे पास कोई एक वायर है, तो जनरली जो वायर है वो इनिशियली रूम टेम्परेचर पे है। अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और उसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, बोला हमने उसको 230 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, ये हमारा इनिशियल वोल्टेज है, और हमने उसमें देखा तो करंट फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पियर। तो भाई कुल मिला के इन दोनों से हमारे पास R0 ही तो आना है। बाद में क्या किया हमने, उसमें करंट देखा चेंज हो गया। अब करंट जो उसके अंदर जा रहा है, करंट जो जा रहा है बच्चे, वो जा रहा है 2 पॉइंट बाद वाला करंट, ये 2.8 एम्पियर जा रहा है। वोल्टेज हमने अभी भी कितनी रखी है? उतनी रखी है, 230 वोल्ट। यानी अब इसका जो टेम्परेचर है कुछ अलग होगा, लेटर से टेम्परेचर इसका T मान लेता हूं। तो बच्चे हमें बस ये T ही निकालना है। अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन है लास्ट के अंदर, तो फॉर्मूला ये लगा लेते हैं बच्चे। तो ये V0 नहीं है, सॉरी, ये V ही लिख दो, V और V0 बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो V बाद वाला 230, करंट हमारा बाद वाला 2.8 है हमारा, इज इक्वल्स टू इनिशियल वोल्टेज भी हमारा 230 है, लेकिन इनिशियल करंट हमारा 3.2 था, इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T हमें नहीं पता, इनिशियल है 27। तो भाई इस पूरे को कर लो सोल्व, पूरे को बेटा सोल्व करेंगे तो T की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जो T की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है वो मिलती है 867 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ से T इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। अब मार्किंग में जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूले का आपको हाफ मार्क मिल रहा है ना, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए हाफ मार्क्स, ये आपका फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क। तो इस तरह से प्योर डिवाइडेड है आपका क्वेश्चन मार्किंग स्कीम के ऊपर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, ये थोड़ा सा दिखने में मुश्किल है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके, 4 ओम रेजिस्टेंस है पूरे का,
शेप बेंट स्क्वायर में कर दिया, तो मतलब हर साइड हुई 1 ओम की, ये भी 1 ओम हुआ, ये 1 हुआ, और ये कंप्लीट का भी हुआ बच्चे 1 ओम हुआ, और ये भी हुआ 1 ओम। फिर क्या किया, ए पॉइंट से पी को मिला दिया एक वायर से एपी से, इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम दे दिया। ओके, फिर बोला ए और सी पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, मतलब हम यहां पर इन दोनों के अक्रॉस बैटरी जोड़ने वाले हैं। ओके, बी और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम देखने को मिला, डीपी का रेजिस्टेंस बताओ। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस बच्चे एक्स ओम है, तो ये कितना बचा, 1 माइनस एक्स बचा, क्योंकि टोटल तो 1 ही है ना। अब देखो पोटेंशियल सेम देने का कुछ तो लॉजिक होगा, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं, तो मैं वायर्स की जगह रेजिस्टेंस बना देता हूं, ये 1 ओम का पॉइंट का नाम भी बनाता जाता हूं, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, और बी पॉइंट से सी तक एक रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया सी, और ये वायर अलग है। ठीक है, इस ए से हमारे पास एक रेजिस्टेंस इधर 1 ओम का दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट पी है, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो है 1 माइनस एक्स ओम, और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है 1 ओम, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ एक्स ओम, और ये पॉइंट डी है। अब देखो अगर मुझे ए और सी के अक्रॉस बताना है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज तो दिख रही है, ये दोनों जो है मुझे वो सीरीज में दिख रहे हैं कंफर्म, तो इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो भाई ए पॉइंट मेरा एज इट इज रहेगा, ये 1 ओम वाला रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, बी पॉइंट एज इट इज, ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम एज इट इज, ये पॉइंट सी एज इट इज, यहाँ से वायर एज इट इज, बस इन दोनों की बजाय अब बन गया एक सिंगल रेजिस्टेंस, कितना 1 प्लस एक्स, है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, और एक ए और पी का भी आपको दिख रहा होगा 1 ओम, और ये दोनों को मिला दूं एक कॉमन पॉइंट से, ये कॉमन पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट, और यहाँ पर है हमारा 1 माइनस एक्स। डायग्राम कुछ ऐसे बन गया। अब अगर यहाँ देखो तो बच्चों ये दोनों भी पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनको भी सोल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो क्या मैं ए पॉइंट को एज इट इज बनाऊं, ये वायर वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये भी हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज है, ये पॉइंट सी है, यहाँ से वायर जा रही है, और इन दोनों को मिला के एक सिंगल बन जाएगा। पैरेलल का बहुत इजी है, देखो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स आया, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स हो गया, ये दोनों का टोटल है, और डिवाइड बाय ये हमारा पॉइंट पी है, और ये हमारा इधर बचा 1 माइनस एक्स, ये हमारी वायर ऐसे है। अब यहाँ पर कहानी सुनने वाली है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चे कि पॉइंट बी का और पॉइंट पी का पोटेंशियल सेम है, तो यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं। तो बताओ अगर ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के है, तो यहाँ अगर कोई वायर बनाओगे भी तो उसके अंदर करंट जो है वो जीरो होगा, और अगर ये ऐसा है तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक व्हिटस्टोन ब्रिज हुआ। अगर ये व्हिटस्टोन ब्रिज है तो रेशोज बराबर होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस जो ए बी ब्रांच का है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो बी सी ब्रांच का है इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस जो ए पी ब्रांच का है रेजिस्टेंस जो पी सी या सी पी ब्रांच का है, इक्वल होने चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस है 1, इसका रेजिस्टेंस है 1, इसका रेजिस्टेंस है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस है 1 माइनस एक्स। तो इक्वेशन बन गई बच्चों, इसको करना है तुम्हें सोल्व। तो इक्वेशन को सोल्व करना, तो एक्स हमारा फाइनली आ जाएगा √2 माइनस 1 ओम, शायद यही आंसर आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, √2 माइनस 1, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा सोल्व करके बता दिया किस तरह से करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है आपको जो दे रखा है, इसमें कहा कि आपके पास 2 कॉपर की वायर है। अच्छा, कॉपर की वायर है तो उनका रो सेम होगा, नेचर सेम हो गया ना, पी एंड क्यू। तो चलो मैं बना लेता हूँ, लेट अस से हमारे पास ये वायर हमारी पी है, और ये वायर मैंने क्यू मान ली वायर, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो इसका भी ए है, लेकिन लेंथ अलग अलग है, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2 है। पैरेलल में जोड़ना है इनको, चलो पैरेलल में भी जोड़ देंगे, डायग्राम में नहीं दिखा रखा, ये हमने फर्स्ट वायर रखी, ये हमने सेकेंड वायर रख दी, और दोनों को इस तरह से मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, ये हमारी वायर पी है, ये हमारी वायर क्यू है। कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट वी, बैटरी वी लगा दी। पहली वायर की लेंथ और दूसरे की रेशो दे रखी है आपको, L1 बाय L2 दे रखा है आपको, कितना 1/2 दे रखा है, ये गिवन है। आपसे इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछा, अरे ये क्या क्वेश्चन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आ गया। सोचो, लेंथ गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, जब करंट पता हो, करंट निकालना पड़ेगा। करंट के लिए वोल्टेज, वोल्टेज क्यों भाई, पैरेलल में है, अगर इन पैरेलल
तो वोल्टेज तो सेम होता है, V तो सेम होता है। तो जो वोल्टेज इस P वायर को मिलेगा वही वोल्टेज Q वायर को मिलेगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, करंट जो P वायर का है इनटू रेजिस्टेंस जो P वायर का है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही करंट जो Q वायर का है, रेजिस्टेंस जो Q वायर का है। करंट का अभी थोड़े से फॉर्मूले याद दिलवाता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ करंट का ANEVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ा होगा रो एल बाय एरिया, है ना। अब वो सब पुट करना है। तो ये पी का है, तो एरिया पी वायर का, एरिया तो सेम ही है, कोई नहीं चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो कॉपर वायर है, सेम रहेंगे। ई, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट वायर की 1, ये आया I1 का वैल्यू। अब आता है रेजिस्टेंस का, रो लेंथ L1 एरिया ए इज इक्वल्स टू करंट इन क्यू वायर, तो उसके लिए लिखूंगा ANEVD2 लिख दूंगा, है ना। और रो L2 बाई ए, रो क्यों लिखा सेम, क्योंकि भाई नेचर सेम है, कॉपर की दोनों वायर है। अब इस इक्वेशन में देखो बहुत सारी चीजें, ANE यहाँ से कैंसिल, ANE से, एरिया से एरिया कैंसिल, रो से रो कैंसिल। तो आपको क्या मिला, आपको मिला VD1, और VD2 को इधर उठा के ले जाता हूँ, VD2 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ रेशियो के है। लेंथ रेशियो 1:2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या बनेगा 2:1। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो 2:1 होगा। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, हालांकि पूरा पता नहीं इसने कैसे सोल्व कर रखा है। ठीक है, आप उस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किरचॉफ का लॉ का यूज करके आपको हर पार्ट का, मतलब 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, क्वेश्चन में टोटल 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का आपको करंट बताना है। बैटरीज 2 दे रखी है, तो भाई किरचॉफ रूल लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है, आपको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर लूप PQS दिख रहा है, QRS दिख रहा है, तो आप एक बार क्या कर लीजिए, लूप PQS ले लीजिए, और फिर आप एक बार क्या लीजिए, लूप QRS ले लीजिए। यहाँ से एक इक्वेशन लिखो, यहाँ से इक्वेशन लिखो, दोनों से आप इक्वेशन से करंट निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ फर्स्ट बैटरी है, सेकंड बैटरी है, दोनों से ही करंट दिखा देना आप I1 I2 लिख के। हाँ, आप अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट भी बना लेते हो लेटर से गलती से, तो अगर फाइनल आंसर में कहीं नेगेटिव करंट आता है, तो इट मीन आपने जो डायरेक्शन कंसीडर की थी उसके अपोजिट एक्चुअल में फ्लो कर रहा है। और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो करंट पॉजिटिव ही आता है, इट मीन आपने जो डायरेक्शंस बनाई हैं वो ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आप इन दोनों लूप से इक्वेशंस बनाओ, सोल्व करो, एंड यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट पेज में आंसर दे भी रखा है, लेकिन आप इसको बाद में चेक करना, ट्राई करें पहले खुद, फिर इससे चेक करना। ठीक है, तो इस तरह से आपके CBSE सैम्पल पेपर जो 2023 में थे क्वेश्चन, वो सोल्व हो चुके हैं, और हमने कर लिया है कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। तो इसके 2 पार्ट पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, आई थिंक सो आपने वो वीडियोस देख ली हैं। तो अब चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 4, 5 कंटिन्यूटी में सभी चैप्टर्स के वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, उसी के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी वीडियोस जल्दी ही मिलने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, मुझे पता लगे कि हाँ, आप सच में वीडियो देख रहे हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है। जिसने बाकी वीडियोस नहीं देखी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और हर वीडियो का PDF भी मैं अटैच कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।